आज हम लोग ज्योग्राफी चैप्टर पढ़ेंगे। उसमें पहला चैप्टर है आपका संसाधन और विकास, है ना। तो सबसे पहले जो हमारा पर्यावरण है, हम लोग जो जिसमें आसपास बहुत सारी वस्तुओं को देखते हैं, लेकिन वो वस्तु कब संसाधन बनती है? जब मनुष्य जो मानव है वो उस वस्तु का क्या करता है, तभी वो वस्तु क्या बन जाती है, संसाधन बन जाती है। अगर वो प्रकृति में, जैसे कि आपका लॉ एक्स है ना, तो वो जमीन के नीचे है, तो उसको हम लोग संसाधन बोलेंगे? नहीं। जब उसको प्रौद्योगिकी के कारण, जब उस लॉ एक्स को, क्योंकि वो जमीन के नीचे है, तो जब तक वो जमीन के नीचे है हम लोग उसको निकाल रहे, तब तक वो लॉ एक्स है, उसको लोहा नहीं कहेंगे। तो प्रौद्योगिकी के माध्यम से जब वो लॉ एक्स का शुद्धिकरण होगा, तभी वो क्या बनेगा, लोहा बनेगा। और लोहा बनने के बाद जब मनुष्य जो है उसका इस्तेमाल करेगा, तब वो क्या बन जाएगा, संसाधन बन जाएगा। तो इसी प्रकार संसाधन को परिभाषित किया जा सकता है कि हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रयोग किया जाता है, वो आपका संसाधन कहलाता है। ठीक है। अब फिर संसाधन जो है उसको कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। संसाधन को 4 भागों में, 2 भाग में ना, प्राकृतिक और मानवीय। 4 भाग कौन सा भाग है? एक हालांकि जो संसाधन है उसको 2 ही भाग में बांटा गया है। ठीक है, प्राकृतिक और मानव, है ना। प्राकृतिक और मानव। प्राकृतिक संसाधन है जो हम लोगों को प्रकृति से प्राप्त होता है, और मानव निर्मित जो निर्माण किया जाता है। उसके बाद बोला गया है यहाँ पे एक त्रिभुज आकार, त्रिभुज ट्रायंगल बनाया गया है। तो इसमें क्या किया गया है कि यहाँ पे इधर से आपका एक इधर से जा रहा है, एक इधर से, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे ऊपर में आएगा आपका प्रकृति। क्या आएगा? प्रकृति। यहाँ पे क्या है? मानव। ठीक है। यहाँ पे आएगा प्रौद्योगिकी। क्या आएगा? प्रौद्योगिकी। 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 और उसके बाद यहाँ पे आएगा संस्थाएं। ठीक है, संस्थाएं। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि प्रकृति है आपका पहला, दूसरा है प्रौद्योगिकी, तीसरा है संस्थाएं। और ये तीनों चीज कौन कर रहा है? मानव कर रहा है ना। मानव जो है वो प्रकृति से जो भी वस्तु प्राप्त कर रहा है, मान लीजिए यहाँ पे आपका क्या होगा, पानी। ठीक है, पानी। तो पानी को जो मनुष्य है वो कैसे उपयोग कर रहा है? केवल पीने के लिए? प्रौद्योगिकी का उपयोग करेगा, है ना। प्रौद्योगिकी का उपयोग करेगा। वो पानी को डैम, पानी जो है वो नदी के द्वारा जा रहा है, तो वो डैम बनाएगा। डैम बनने के बाद फिर उससे क्या होगा, बिजली उत्पन्न की जाएगी, विद्युत उत्पन्न किया जाएगा। और फिर संस्थाएं, जो संस्थाएं क्या है? कंपनी, जो उद्योग के द्वारा जो बनाया जाता है। ये जो तीनों चीज है वो किसके द्वारा होता है? मानव के द्वारा होता है ना। अगर हम लोग प्रौद्योगिकी अगर पानी के साथ नहीं करेंगे तो पानी का उपयोग नहीं होगा, तो जो पानी है वो संसाधन नहीं होगा। ठीक है। तो जो मानव है वो प्रकृति, प्रौद्योगिकी और संस्थाएं, ये तीनों चीज का इस्तेमाल करता है, तभी जो वस्तु है वो आपका संसाधन बनती है। ठीक है। फिर है संसाधन को अलग अलग भागों में बांटा गया है। ठीक है। तो अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो पहला भाग हम लोग देखेंगे। पहला भाग है आपका जो होता है वो उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है। उत्पत्ति के आधार पर
क्या क्या होगा? उत्पत्ति के आधार पर होगा आपका जैव और अजैव। उसके बाद दूसरा विकास क्या? दूसरा हम लोग देखेंगे नवीकरण। इसमें क्या होगा? नवीकरणीय और अनवीकरणीय। तीसरा है स्वामित्व के आधार पर। इसमें क्या क्या आता है? व्यक्तिगत, ठीक है, व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय, सामुदायिक, फिर राष्ट्रीय, फिर अंतरराष्ट्रीय, और एक होता है आपका क्या होता है? अंतरराष्ट्रीय। और सबसे लास्ट में विकास के आधार पर। विकास के आधार पर क्या होगा? प्रभावी, संभावी और विकसित। और क्या होगा? संचित कोश, संचित कोश और भंडार। और क्या होगा? भंडार। नीचे वाला है भंडार, ठीक है। तो ये है आपका संसाधन का उत्पत्ति के आधार पर, संवैधता के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर और विकास के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को दो भागों में बांटा गया है, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। तो जैव संसाधन किसको कहते हैं? जो सजीव होते हैं मैम। जो गति करते हैं। जिसका उपभोग हम लोग जीवित रूप में करते हैं। हाँ, ठीक है। जैव संसाधन वैसे संसाधन हैं जो जीवमंडल में पाए जाते हैं, ठीक है, और जो जीवित होते हैं वो कहलाता है आपका जैव संसाधन, ठीक है। और उसके बाद है अजैव संसाधन। तो वे वस्तु जो क्या होती है? निर्जीव होती है। तो निर्जीव वस्तु में क्या है? ये है आपका जैव संसाधन। तो अजैव संसाधन का परिभाषा कौन बोलेगा?
वैसे संसाधन जिसका उपभोग मनुष्य निर्जीव रूप में करता है। ठीक है। और जैव संसाधन बोलो खुशी। वैसे संसाधन जो वायुमंडल में उपस्थित है और जिनका उपयोग हम जीवित रूप में करते हैं। ठीक है। और दूसरा क्या है? इसका मतलब क्या होता है? लिमिट है ना, लिमिट है जो संसाधन। तो इसके आधार पर नवीकरणीय और नवीकरणीय। तो नवीकरणीय संसाधन जिसे जो जल्दी प्राप्त किया जा सकता है। नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जिसको पुनः प्राप्त किया जा सकता है। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, है ना, ये वैसे संसाधन हैं जिसको हम लोग फिर से प्राप्त कर सकते हैं। और अनवीकरणीय संसाधन वैसे संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन वैसे संसाधन हैं जो एक बार उपयोग करने के जिसकी मात्रा सीमित है, जिसको एक बार उपयोग करने के बाद फिर वो क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है ना, फिर से उसको बनाया नहीं जा सकता। जैसे यहाँ पे अनवीकरणीय में हम लोग ले लेते हैं कोयला को, है ना, कोयला में हम लोग उदाहरण में लेते हैं कोयला। तो कोयला क्या होता है? कोयला अगर एक बार हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं, जला लेते हैं, उसके बाद वो क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। वो उसका क्या बनता है? केवल राख बचता है ना। तो वो है आपका अनवीकरणीय संसाधन। और उसके बाद है स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर है आपका व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, है ना। तो आप बताओ व्यक्तिगत का क्या होगा? जिस पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार जिस संसाधन पर केवल एक व्यक्ति का अधिकार होता है, वह उसकी निजी संपत्ति है। जैसे घर, जैसे उसकी जमीन। घर भी संसाधन, उसको हम लोग अपने यूज के लिए यूज करते हैं, रहने के लिए। संसाधन तो यहाँ बोला जा रहा है व्यक्तिगत। व्यक्तिगत का अर्थ ही होता है अपना, है ना, अपना, जो व्यक्ति अपने जरूरत के लिए उसको इस्तेमाल करता है। ठीक है। और सामुदायिक, सामुदायिक मतलब क्या है? जो पूरे समाज के लिए, है ना, पूरे समाज के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है, जो यूज होता है। जैसे क्या होगा? तालाब, कुआं, है ना, पार्क, ये सारा चीज आएगा आपका समुदाय में। ठीक है। उसके बाद है जो राष्ट्र की सीमा के अंदर जो राष्ट्र के सीमा के अंदर में रहता है। कितना? वो समुद्र के तट से समुद्र तट 12 मील की दूरी तक रहता है। समुद्र के जो 12 मील की दूरी रहता है ना, वो भी राष्ट्र की सीमा के अंदर ही आता है। राष्ट्र की सीमा, उसके बाद से वो पूरा अंतरराष्ट्रीय पे 12 मील की दूरी के बाद क्या आता है? राष्ट्र के अंदर में जितनी संपत्ति होती है, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है वो अगर अपने जमीन में कुछ खुदाई कर रहा है ना, अगर वो आपका वहाँ पे उसको अगर तेल का कुछ स्रोत मिल जाता है, ठीक है, तो वो आपका ये उसका व्यक्तिगत संपत्ति नहीं रह जाएगा, राष्ट्र की संपत्ति। वो आपका जो संपत्ति है वो सरकार की हो जाएगी। नहीं चाहते हुए भी वो किसका हो जाएगा? सरकार का हो जाएगा। तो ये आपका होता है राष्ट्रीय संसाधन। और अंतर्राष्ट्रीय पूरे विश्व में पाया जा सकता, पूरा विश्व का विकसित देशों का जिन संसाधनों पर विकसित देशों का शासन जो अधिकार। अंतर्राष्ट्रीय बोलने से ही यहाँ पे समझ जाना चाहिए वैसे संसाधन दो पूरे विश्व के लिए होता है। ठीक है। और उसके बाद है आपका विकास के आधार पर संभावी, विकसित, संचित और भंडार। तो संभावी, जिसकी संभावी क्या है? इस मतलब की जो उपलब्ध है लेकिन इसका उपयोग नहीं किया। जो आज के युग
संभावी का अर्थ होता है जो अभी मौजूद है लेकिन उसका समय के अनुसार उसका इस्तेमाल अभी की प्रौद्योगिकी उतनी डेवलप नहीं हो रहा है। तो अभी में हम लोग देखेंगे तो क्या आ जाएगा, नवीकरणीय संसाधन जो है पहले क्या था, पानी भी था, सूर्य का प्रकाश भी था, लेकिन वो जो है वो इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। लेकिन प्रौद्योगिकी विकास के कारण उन सभी चीजों का अभी हम लोग अभी के जमाने में आधुनिक युग में उन सभी चीजों का क्या कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। और विकसित, जो विकसित ऐसे संसाधन का विकास जिसको खोजा जा चुका है और जिसका इस्तेमाल हो रहा है, जिनका विकास हो रहा है, वैसे संसाधन जिनका विकास जिसका हम और उपयोग करें उसके अलग अलग रूपों में। जैसे तो विकास हो रहा है, तो विकास क्या चीज का विकास हो रहा है, तो कौन सा संसाधन है जिसका विकास हो रहा है? विकास का मतलब क्या है? विकास हो ही रहा है, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, उसके लिए पहले सिर्फ बिजली होता था, पानी भी निकाला जा सकता है, तो उस तरह उसका विकास हो रहा है, संसाधन को और डेवलप किया जा रहा है। यहाँ विकास लिखा हुआ है, यहाँ जो विकसित हो चुका है, जो विकसित हो चुका है, जिसकी मात्रा जो है वो निर्धारित की जा चुकी है, वे संसाधन आपका कहलाता है विकसित संसाधन। जो पाया जा चुका है और उसका जो मात्रा है या गुणवत्ता है वो निर्धारित किया जा चुका है। ठीक है, उसके बाद है संचित कोष। संचित कोष मतलब क्या है? मतलब कि जिसका जो संसाधन अभी ज्ञात है और उसको हम लोग भावी पीढ़ी में उपयोग कर सकते हैं, उसका उपयोग जैसे नाभिकीय ऊर्जा को हम लोग कर सकते हैं। अभी हम लोग को ज्ञात है लेकिन अभी हम लोग को इसका जरूरत नहीं है, लेकिन अगर भावी पीढ़ी में अगर कुछ ऊर्जा की कमी जरूरत होगी तो हम लोग उसका उपयोग कर सकते हैं। ये नाभिकीय ऊर्जा। और भंडारण या भंडार, वो संसाधनों को एक साथ सुरक्षित करके रखा जा सकता है। ठीक है, तो ये पूरा आपको जो संसाधन के प्रकार है, उत्पत्ति के आधार पर, समर्थता के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर और विकास के आधार पर, ये सभी को आप लोगों को याद करना है। ठीक है, पूरा